जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जहां होंगे अच्छी तरह से होंगे। कोविड-19 यानी आप जानते हैं कोरोना काल चल रहा है। इस वक्त बहुत ज़्यादा महामारी इस वक्त फैल रही है, तो ऐसे दौर में पढ़ाई पर बहुत असर पड़ रहा है। तो बहुत सारे संस्थान ऑफलाइन बंद हो चुकी हैं, तो इस लिए आप लोगों की पढ़ाई, आपकी पढ़ाई ना बाधा पड़े, ना रुके, इसलिए मैंने इतिहास की भी बैच शुरू करने का निर्णय लिया है। अभी तक की मैं आप लोग को टीजीटी पीजीटी कला का बैच चल रहा है। बम्पर बच्चे इसमें एडमिशन ले रहे हैं और क्लास लगातार ऑनलाइन चल रही है। तो मैंने सोचा है कि ऑफलाइन क्लास इस वक्त बंद हो चुकी है, ऑनलाइन क्लास इतिहास के लिए बच्चे बहुत सारे परेशान हैं और लगातार मुझे फ़ोन कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के लिए एक इतिहास का एक बैच शुरू किया जाए, और इसके लिए मैंने अभी तुरंत एक वीडियो आप लोग को मैं अपलोड कर रहा हूं, और वो वीडियो आप देखें और निर्णय लें कि मुझे क्लास एमजेड खान सर की क्लास करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आइए चलिए हम लोग एक वीडियो देखते हैं। और आज मैं एक पढ़ाने जा रहा हूं आप लोग को मॉडर्न इंडिया में कंपनी और भू राजस्व व्यवस्था। तो कंपनी और भू राजस्व व्यवस्था क्या है, यानी कंपनी का संबंध भू राजस्व यानी भूमि की जो राजस्व वसूली से उससे क्या संबंध है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां जो व्यापार की दृष्टि से भारत में आई थी, जैसे आप जानते हैं पुर्तगाली कंपनी यहाँ पर आई। उसके बाद आप जानते हैं 1500 ईस्वी में पुर्तगाली यहाँ पर आई। पुर्तगाली यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। इसके बाद 1605 आप जानते हैं कि 1605 में डच कंपनी आई। 1608 में कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी तरह 1616 में आई थी डेनिश, और 1667 ईस्वी में आई थी आपकी फ्रांसीसी कंपनी। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं कंपनी से, वो है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से आई, और व्यापार उसने यहाँ पे शुरुआत की। उसका व्यापार धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा, और उसने सोचा क्यों ना हम भारत में ही अपनी धन की उगाही करें, यानी धन की हमको प्राप्ति हो। इसलिए उन्होंने एक नई व्यवस्थाएं लागू की, जो अभी हम आपको आगे बताएंगे कैसे ये व्यवस्था उनके माइंड में आई और किस तरह से उन्होंने ऐसे सोचा कि हमें धन की प्राप्ति के लिए क्या क्या नियम लागू करने चाहिए, किस तरह से हम व्यवस्था लागू करें। तो आइए थोड़ी इस पर हम लोग पीछे से जाएंगे, बैकग्राउंड में देखेंगे। जब हम पीछे से समझेंगे तो आपको इनकी जो भूमि व्यवस्था है वो आपको बेहतर अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो बात करते हैं 1757 में, यानी 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। 23 जून 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, ये युद्ध आप जानते हैं, ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों से बीच में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मीर कासिम ने एक प्रकार से नवाब को धोखा दिया था, जो उनका मुख्य सेनापति था। जब इसने धोखा दिया और इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई। बंगाल का नवाब जब सिराजुद्दौला पराजित हो गया, यानी वो मारा गया, तो कंपनी ने मीर जाफर को ही, यानी उनका जो सेनापति था मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब बना दिया। जब बंगाल का नवाब मीर जाफर बना, मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, तो एक तरह से देखा जाए तो कंपनी ने इस मीर जाफर के दौरान बंगाल को खूब लूटा। बिल्कुल इस तरह से लूटा जैसे कामधेनु गाय होती, जब चाहे उसको दूले, या एक ऐसे कुबेर का खजाना है, जब हाथ डालो कुछ ना कुछ निकाल लो। इस तरह से लगातार लूटते रहे, और इनसे इन्होंने एक पहली नई चीज प्राप्त की थी, 24 परगना की जमींदारी। क्या प्राप्त किया इन्होंने? 24 परगना एक स्थान का नाम है। 24 परगना की
कि यहाँ पर इन लोगों ने 24 परगना की जमींदारी, यानी 24 परगना की जमींदारी प्राप्त की। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने लगान वसूल करने का इनको अधिकार मिल गया, यानी इन्होंने लगान वसूल करना हुआ तो इनसे उन्हें धन की प्राप्ति हुई। और बहुत धन प्राप्त करते 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 मीर जाफर बिल्कुल कंगाल हो चुका था। तो अब इन्होंने सोचा कि मीर जाफर पास तो कुछ है ही नहीं, तो उन्होंने मीर जाफर को हटा करके उसके दामाद, जिसका नाम था मीर कासिम, यानी मीर जाफर का दामाद मीर कासिम को बना दिया बंगाल का नया नवाब। जब बंगाल का नया नवाब बनाया तो 1760 में मीर कासिम से बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव, यानी ये तीनों क्षेत्र की मीर कासिम से इन लोगों ने प्राप्त कर ली जमींदारी। जमींदारी का मतलब होता है भू राजस्व व्यवस्था प्राप्त करना, यानी भू राजस्व व्यवस्था, लगान वसूल करना। ठीक है, यानी जमींदारी मतलब है कि भू राजस्व प्राप्त करना। इस तरह से इनको, चाहे आपकी 24 परगना हो, चाहे आपका बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव हो, इन स्थानों से उन्होंने लगान वसूल करना जब शुरू किया तो इससे इन्होंने धन की प्राप्ति होने लगी। बस फिर क्या, कंपनी के माइंड में यह चीज आ चुकी थी कि अगर भारत पर शासन करना है तो धन की प्राप्ति होना अति आवश्यक है, और वो हो सकती है हमें किससे, वो हमें सकती भूमि से हो सकती है, यानी अधिक से अधिक भूमि पर कब्जा करना। क्यों? क्योंकि भारत हमारा जो है कृषि प्रधान देश है। भारत हमारा क्या है? कृषि प्रधान देश है। और ऐसे कृषि प्रधान देश जिसके पास अधिक से अधिक, आज भी अधिक से अधिक अगर भूमि उसके पास है तो उसको नौकरी करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अपनी भूमि से ही, जिसको हम भारत माता भी कहते हैं, यानी जिसको हम धरती माता भी कहते हैं, उस भूमि से हम लगान कह सकते हैं, उस भूमि से हम वो चीजें प्राप्त कर सकते हैं जिससे हम अपने जीवन को व्यापन कर सकते हैं। यही चीज इन्होंने समझ लिया था, किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो क्या है, 1760 में मीर कासिम ने इन स्थानों की से इन्होंने कंपनी को उन्होंने जमींदारी अर्थात भू राजस्व व्यवस्था का व्यवस्था दे दी थी। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो ठीक रहा। लेकिन मीर कासिम से इन्होंने एक युद्ध लड़ा, वो आपको जब पढ़ाएंगे हम आपको मॉडर्न इंडिया तो उसमें बताएंगे कि कैसे क्यों हुआ। और उस युद्ध को आप जानते हैं बक्सर का युद्ध, है ना। बक्सर का जब युद्ध हुआ तो उस बक्सर के युद्ध में तीन बड़ी शक्तियां एक तरफ थी और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थी। कुल मिलाकर के ये सीधे समझ लें कि 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना की पराजय हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। क्यों विजय हुई, क्या कारण है, इसके बारे में आपको हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम भू राजस्व की बात कर रहे हैं, इस पे हम ध्यान देते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को इस पर विजय प्राप्त हुई तो कंपनी ने तुरंत इंग्लैंड से क्लाइव को बुलाया। क्लाइव आया तो उसने 1765 में इलाहाबाद की संधि की। ये 1765 की जो इलाहाबाद की संधि की गई थी, ये संधि हम बात कर रहे हैं मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से। तो शाह आलम सेकंड से इन्होंने जो 1765 की संधि की, उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, याद रखिएगा, यानी कौन सी संधि? 1765 में इलाहाबाद की संधि, ठीक है, मुगल बादशाह शाह आलम से की। और वो संधि में कौन कौन से? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मतलब लगान वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। यानी इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की इन्होंने दीवानी प्राप्त की दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा से उनको लगान वसूल करने का अधिकार मिल गया। ये लगान स्वयं वसूल तो नहीं करते थे, बल्कि इसको वसूल करने के लिए भारत के ही लोगों को उन्होंने लगाया। और
और इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी यानी भू राजस्व वसूल करने के लिए कहाँ किसको लगाया। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बंगाल। बंगाल में जिनको लगाया उसका नाम था मोहम्मद रजा खां। मोहम्मद रजा खां को लगाया था। बिहार में लगाया था शिताब राय को लगाया, शिताब राय को लगाया। और उड़ीसा में जिसको लगाया था उसका नाम था दुर्लभ राय, दुर्लभ राय। इन सब को इन तीनों को लगान वसूलने के लिए लगाया था। तो ध्यान रखिए, लगान वसूल करने के लिए इनको लगाया था, लेकिन कंपनी ने देखा कि ये काम स्वयं किया जाए, स्वयं अपने अधिकार में रखा जाए, तो इसके लिए कंपनी ने बाद में 3 तरह की व्यवस्था लागू की, जिसको हम कह सकते हैं स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरी थी महालवाड़ी व्यवस्था। क्या थी? इसके लिए इन्होंने लगान वसूल करने का स्वयं सोचा, तो इन्होंने 3 तरह की नीति लागू की। एक इन्होंने लागू की स्थायी बंदोबस्त, दूसरा इन्होंने लागू किया रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरा इन्होंने लागू किया महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। ये 3 तरह की व्यवस्था इन लोगों ने लागू की। तो एक बार फिर ध्यान दें, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, इनकी वसूली स्वयं करने का निर्णय लिया। और यहां तक कि इन्होंने जो भू राजस्व जहां एकत्र किया जाता, इकट्ठा किया जाता था, तो उन्होंने जो माल गोदाम था इनका, जो माल गोदाम जो इनका मुर्शिदाबाद में था, मुर्शिदाबाद, वहां से स्थानांतरित करके इन्होंने उसे कलकत्ता बुला लिया। यानी माल गोदाम को मुर्शिदाबाद से हटा करके इन्होंने उसे कलकत्ता पहुंचा दिया, इसलिए जिसे आसानी से उनके जो द्वारा एकत्र माल एकत्र किया जाए, भू राजस्व वसूली की जाए, उस वसूली को यानी जो अनाज होगा उस अनाज को कहाँ रखा जाए आसानी तौर से, तो उन्होंने मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता पहुंचा दिया और उसमें रखने का निर्णय लिया। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सी, स्थायी बंदोबस्त। चलिए, स्थायी बंदोबस्त, ध्यान दीजिएगा। स्थायी बंदोबस्त को माल गुजारी व्यवस्था, माल गुजारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, बीसवें दारी व्यवस्था, दसवें दारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, या इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। एक बार ध्यान से देखें दोस्तों, मैंने क्या कहा है,
मैंने कहा है कि इसको मालगुजारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, 20वें व्यवस्था, 10वें व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था या इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसको स्थायी बंदोबस्त को। तो एक बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस व्यवस्था को कई व्यवस्थाओं के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं। जमींदारी तो जानते हैं, बाकी इन व्यवस्थाओं को भी समझ ले, क्वेश्चन इन्हीं में से बन जाते हैं क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है कि इस्तेमारी बंदोबस्त किसे कहते हैं, जागीरदारी किसे कहते हैं, मालगुजारी किसे कहते हैं। तो सबका एक ही व्यवस्था का नाम है और वो है स्थायी बंदोबस्त। तो कैसे ये व्यवस्था चालू हुई दोस्तों, आइए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, क्या है स्थायी बंदोबस्त। सबसे पहले तो ये ध्यान दें कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपने हाथों में लगान का काम लिया तो उनके सामने तीन बातें उनके सामने थी। पहले तो ये कि ब्रिटिश सरकार ये सोच रही थी कि जो भूमि है, भारतीय भूमि, यानी वो भूमि जो ब्रिटिश भारत के अधिकार में जो भूमि है, उस भूमि का मालिक किसे माना जाए, यानी ब्रिटिश भारत की भूमि का मालिक किसे माना जाए। दूसरा, उस भूमि पर सरकार को कौन लगान चुकाए, उस भूमि का लगान सरकार को कौन चुकाए, और लगान वसूल करने का अधिकार किसे दिया जाए। ये तीन समस्याएं थी। तो इस पर उस समय के गवर्नर जनरल, जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि भूमि का मालिक ब्रिटेन का सम्राट होना चाहिए। भूमि का मालिक ब्रिटेन का सम्राट होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि लगान किससे वसूला जाए और कितना वसूला जाए। तो लगान वसूल करने का जो अधिकार जो शुरुआत में दिया गया, इन्होंने कहा कि लगान वसूलने का काम एजेंट, ठीक है, एजेंट मतलब है कि हिंदी में कहेंगे दलाल। एजेंट, लगान वसूल करने का काम एजेंट को दिया जाए। तीसरी बात इन्होंने रखी कि कितना वसूला जाए, यानी कितना लगान लिया जाए। तो कितना लगान लिया जाए, तो इसके लिए कह दिया गया कि कुछ हिस्सा लगान का कुछ भाग एजेंट को दिया जाए। ये किसने बातें रखी, ये रखी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि भूमि का मालिक सम्राट हो, लगान वसूल करने का काम एजेंट यानी दलाल को दिया जाए, और लगान का कुछ भाग एजेंट को दिया जाए और बाकी भाग जो है वो कंपनी अपने पास रखे। ये व्यवस्था रखी गई। तो इस व्यवस्था को शुरू किया गया, यानी ये व्यवस्था वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे 1772 में 1772 में पंचवर्षीय लागू कर दिया। 5 साल के लागू कर दिया कि ये लगान वसूल करने वाला जो नियम अभी हमने बताया 1772 में लागू किया, यानी 72, 5, 77 तक ये व्यवस्था चलेगी। लेकिन 1776 में इसे बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया, क्या कारण था भाई बंद कर दिया गया?
कारण ये था कि जो एजेंट, जो दलाल थे, वो लगान तो वसूलते थे, ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलते थे, लेकिन वो लगान पूरी तरह से वो पहुंचाते नहीं थे। तो कहीं ना कहीं कोई कमियां दिख रही थी। तो 2-3 साल तो समझने में इनको लग गया कंपनी को। तो इसलिए इन्होंने 1776 से, याद रखिएगा, 1776 से एक वर्षीय व्यवस्था लागू कर दी। एक वर्ष, यही व्यवस्था को एक वर्ष लागू कर दिया गया। और ये व्यवस्था कह दिया, यदि किसी भी लगान वसूल करने वाले में कोई कमी अगर पाई जाती है तो उससे लगान वसूल करने का काम उससे ले लिया जाएगा। तो हर साल उसका निरीक्षण होता था, इसीलिए ये व्यवस्था एक वर्ष तक ही चलती रही। तो सरकार ने भी सोचा, यार हर वर्ष हम ये नई नई व्यवस्था, हर वर्ष हम नया नया किसी व्यक्ति को चुने, उस पर जांच करवाएं, तो सरकार के पास और बहुत सारे भी काम हैं। तो इसलिए सरकार ने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। उस एक्ट में कहा गया, हमें इससे मतलब खाली एक्ट से, लगान से हम संबंधित उसी बात करें खाली इसमें। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया और उस एक्ट में साफ साफ कहा गया कि लगान व्यवस्था स्थायी की जाए, यानी ये प्रतिवर्ष वाला कहानी खत्म की जाए और इसे स्थायी किया जाए। और इसके लिए एक नया गवर्नर जनरल भेजा जा रहा है और उस नए गवर्नर जनरल का नाम था, 1786 में एक नया गवर्नर जनरल भेजा गया, उसका नाम था कॉर्नवालिस। क्या नाम था? कॉर्नवालिस। नया गवर्नर जनरल आया जिसका नाम था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जब आया तो भू राजस्व व्यवस्था को जानने के लिए उसने रिकॉर्ड कीपर, ध्यान रखना, रिकॉर्ड कीपर, और दूसरा है आपका, एक था रिकॉर्ड कीपर और एक था आपका राजस्व विभाग का प्रधान। ठीक है, तो एक था रिकॉर्ड कीपर और एक था राजस्व विभाग का प्रधान। मैं नीचे कर देता हूं, एक था रिकॉर्ड कीपर एक था राजस्व विभाग का प्रधान। सर जॉन शोर ये राजस्व विभाग का प्रधान था, राजस्व विभाग का प्रधान था। दूसरा था जेम्स ग्रांट, ये था रिकॉर्ड कीपर। दोनों ने अपनी बातें रखी कॉर्नवालिस के सामने कि लगान वसूल करने का, कॉर्नवालिस सामने दो सामने थे कि लगान वसूल करने का डायरेक्ट किसान से लगान लिया जाए या लगान वसूल डायरेक्ट किसान से ना लेकर के किसी अन्य के माध्यम से लगान वसूल किया जाए, यानी डायरेक्ट बवाल ना लिया जाए। ये समझ लो आप, किसान से डायरेक्ट लेंगे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए किसी को लगाया जाए। तो इन पर दोनों से विचार करवाया, बताओ भाई किससे किया जाए। तो सर जॉन शोर का कहना था कि लगान जो है वो जमींदारों के द्वारा लिया जाए। ये बात किसने कही? सर जॉन शोर। और जेम्स ग्रांट का कहना था कि डायरेक्ट किसानों से लिया जाए। यानी दो चीजें इन लोगों ने साफ साफ कह दी कि या तो फिर जमींदारों से डायरेक्ट लिया, जमींदारों के माध्यम से लिया जाए। जेम्स ग्रांट ने कहा नहीं, डायरेक्ट जो है किसानों से लिया जाए। लेकिन सरकार ने, अर्थात कॉर्नवालिस ने इस पर विचार किया और उन्होंने सोचा कि सर जॉन शोर की बात ज्यादा सही है, हम डायरेक्ट ना लेकर के हम जमींदारों के माध्यम से इस जो है लगान वसूल करेंगे। तो फिर क्या था, कॉर्नवालिस ने लगान वसूल करने के लिए
जमींदारों को लगाया। इसीलिए इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। 1793 में, पहले तो ये जान लें कि जमींदारों को लगान, भू राजस्व लगान वसूलने का अधिकार दिया। कह दिया कि जो लगान आएगा, लगान को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। एक रहेगा 10/11 भाग ये कंपनी को जाएगा और 1/11 भाग ये जमींदार लेगा। समझ गए? 10/11 भाग जो लगान होगा, उस लगान का 10/11 भाग कंपनी लेगा जो वसूली होगी, और 1/11 भाग जो है वो जमींदार लेगा। इस तरह से ये बात निश्चित कर दी गई और सरकार भी अपने आप को निश्चित हो गई कि अब हमें लगान वसूल करने का अधिकार हमारे पास है भी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमको बवाल नहीं लेना है। जमींदार भी बिल्कुल निश्चित हो गए थे। जमींदारों ने भी सोचा कि ठीक है, लगान अपने एजेंटों द्वारा वसूल करेंगे। कुल मिलाकर के शोषण जिसका हो रहा था वो हो रहा था किसान, और आज भी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जमींदारों ने लगान वसूल करने की योजना बनाई। 1793 में ब्रिटिश सरकार ने 10 वर्ष के लिए, कितने? 10 वर्ष के लिए लागू किया। 1790 में 10 वर्ष के लिए लागू किया और 1793 में इसे स्थायी कर दिया। इसीलिए इसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। 1790 में 10 वर्ष के लिए इसे लागू किया और 3 साल बाद देखा कि सरकार को लाभ मिलने लगा, तो सरकार ने इसे स्थायी कब कर दिया? 1793 में इसको स्थायी कर दिया। क्लियर है? 1793 में इसे सरकार ने स्थायी कर दिया कि अब ये व्यवस्था स्थायी हो गई। समझिएगा। लेकिन कहां कहां ये व्यवस्था लगेगी, पहले तो ये जान लें। ये जो स्थायी बंदोबस्त होगा कहां कहां लगेगा? ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का बनारस खंड, यानी केवल उत्तर प्रदेश का बनारस वाला हिस्सा। ये व्यवस्था कहां? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का बनारस खंड केवल लागू होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, समझ आ रहा आप लोग को? उत्तर प्रदेश का केवल बनारस खंड लागू होगा। ठीक है। और साथ में एक बात को ध्यान रखिएगा, एक बात और भी, कि ब्रिटिश भारत की 19% भूमि पर लागू होगा। कितनी परसेंट पे? ब्रिटिश भारत की भूमि कितने परसेंट? याद रखिएगा, 19% भूमि पर यह व्यवस्था लागू होगी। ये व्यवस्था स्थायी जिसे हमने कहा है, ये व्यवस्था स्थायी कब हुई? तो कहेंगे 1793 में। 10 वर्ष के लिए लागू की गई थी 1790 में, और 1793 में अधिनियम 14
अधिनियम 14 के माध्यम से यह कह दिया गया, यदि कोई भी जमींदार पूरा लगान जमा नहीं करता है तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। फिर सुनिए, ध्यान दीजिए, 1793 के अधिनियम 14 के अनुसार यदि कोई भी जमींदार लगान की सही रूप से जमा नहीं करता है तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो लगान तो इन लोगों ने जमा किया, लेकिन होता क्या था कि ये लोग जैसे जमा करना है, आज जमा करना है, तो ये लोग मतलब पहली को जमा करना नहीं है बल्कि 15 को जमा कर रहा है, तो कोई लास्ट में जमा कर रहा है। तो सरकार ने ये भी देखा कि ये लोग समय से लगान जमा नहीं करते हैं। कौन? यानी जो लगान वसूली मिली, जो जमींदार है वो समय से जमा नहीं कर रहे हैं, यानी सरकार को नहीं दे रहे हैं। तो सरकार ने 1794 में एक नियम लाया। उस नियम का नाम था सूर्यास्त कानून। इसे अंग्रेजी में कहते हैं सनसेट लॉ। ये अधिनियम लाए। इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई भी लगान जो जमींदार को दिया गया है, यानी जो जमींदार लगान जो सरकार को देगा वो निश्चित समय में जमा कर दे। सपोज कर लिया कि आज की तारीख में सूरज ढलने से पहले उस दिन उसे लगान जमा करना अनिवार्य होगा। यदि वो लगान जमा उस समय नहीं करता है, यानी अगले दिन भी लाता है, तो उसका लगान उससे नहीं लिया जाएगा और बल्कि उसके जागीर उससे लेकर के वो जागीर उसकी जो है वो कर दी जाएगी कुर्क मतलब उसकी जब्त कर ली जाएगी और किसी दूसरे को जमींदार को ये जो है व्यवस्था दे दी जाएगी। तो ये दोस्तों मैंने आज बताया स्थायी बंदोबस्त। अभी और जान लें इसमें, लगान वसूल करने में सबसे ज्यादा अगर किसी का शोषण हुआ स्थायी बंदोबस्त से तो वो किसान का शोषण हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें जमींदार अधिक से अधिक लगान जमा करवाते थे, अधिक से अधिक उनसे लगान लेते थे, अधिक से अधिक उन पर जो है दबाव बनाते थे। सरकार ने कह दिया था, साफ कह दिया था कि हमको कम से कम 3,75,00,000 लगान हर वर्ष चाहिए। कितना चाहिए? 3,75,00,000 लगान हमको हर कीमत पर चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? तो सरकार जब दबाव बनाए तो जमींदारों ने भी खूब अत्याचार किए, खूब जबरदस्ती उनसे लगान वसूल कराया। यहां तक कि कहते हैं कि 13 करोड़ तक जमींदार जो है, जमींदारों ने लगान वसूला था। अब आप समझ लें कि कितना जबरदस्त उनके साथ अत्याचार किया गया होगा कि इस तरह से किसान आज भी, किसान का शोषण हो रहा है। सरकार आई और चली गई हैं, इन किसानों का कोई भला करने वाला नहीं है। अभी तो मैंने एक व्यवस्था बताई है, अभी दूसरी रैयतवारी व्यवस्था है और अगली आपकी महालवाड़ी व्यवस्था। ये आपको अगले वीडियो में आपको ये दोनों व्यवस्था एक साथ मिलेंगी। तो यदि दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। और अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास मेरी जल्द ही शुरू होने वाली है। ये मान चले कि 2-4 दिन में शुरू हो जाएगी। आप दिए गए थंबनेल पर जो मेरा नंबर है उस नंबर पर मुझसे कॉल करके अपने लिए निश्चित एक सीट कर लें और ये उम्मीद करें, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, और चाहे TGT हो, PGT हो, UGC, वनडे वालों के लिए नहीं बात कर रहा हूं। यानी जो एक लेवल होता है इतिहास का, इंडिविजुअल इतिहास के लिए आप मुझसे संपर्क करके इतिहास में आप महारत हासिल कर सकते हैं। चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों में ही आपको जो है मैं पास कराने के लिए तत्पर तैयार हूं आपके लिए। बस आप मेरे साथ मेहनत कर लें। तब तक के लिए आपको जय हिंद,
धन्यवाद। शब्बा खैर।